लोगों को फॉलो करते हैं बुकशॉप रोल एंड द लाइनर्स क्लब, उनको तो पता है व्हाई वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर सेशन ऑफ कॉफी एट 7 बीन्स विद द लाइनर्स क्लब। सो आज हम अपने थर्ड एपिसोड के साथ और हमारे थर्ड गेस्ट के साथ यहाँ पर हैं। सो सून वी विल मेक यू इंट्रोड्यूस टू दैट पर्सनैलिटी, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़, छोटी नहीं इनफैक्ट बहुत बड़ी, जो आज का दिन है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। पहले तो मैं सब वुमेन आउट ओवर देयर हु आर वाचिंग अस और जो यहाँ पे हमारी सब सुपर वुमेन्स हैं एंड मेनली जो मेरी लाइनर्सेस हैं, उन सबको मैं वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और एक छोटा सा सवाल जो मेरे दिल में हमेशा से ही रहता है कि वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, बट जो वुमेन का मेनली पार्ट है दैट इज कवर्ड विद द मेन, एंड मेन इज अ स्पाइन ऑफ अ वुमेन। और उस अगर हम वुमेन्स को इतना एम्पावर करते हैं तो शायद जो पैम्परनेस है वो एक मैन को भी चाहिए, तो उसकी तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। चलो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, बट आज हमारे जो गेस्ट और आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी इंट्रोडक्शन में मैं यही कहूँगी कि आपने उनको हमेशा सबका इंटरव्यू लेते हुए देखा और सबको अच्छे से टांग खींचते हुए देखा है, लेकिन आज हम उनको यहाँ पर उनको इनवाइट करा है और हम चाहते हैं कि हम उनके बारे में पर्सनली, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में उनसे बात करें। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पत्रकार आशीष कोहली जी। आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो कॉफी एट 7। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और जो बात आपने बोली कि मैं सबकी टांग खींचता हूँ, तो आप मेरी टांग मत खींचिएगा। तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और आज इंटरनेशनल वीमेन डे है, आपको भी और जितनी भी महिलाएं हैं सबको मेरी तरफ से आज विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा इंटरव्यूज लेते हैं आप, आज इंटरव्यू देते हुए कैसा फील कर रहे हैं? नर्वस है, एक्साइटेड है? काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए, बट मैं सबको मना करता हूँ। लेकिन जब आपने बोला कि इंटरव्यू करना, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलिए आज नहीं देते हैं, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ यहाँ आए और हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे साथ एक्सपीरियंस करने में दें। हमने आपके मेनली इंटरव्यूज में देखा है कि आप अपने आप को पत्रकार, यू आर अ जर्नलिस्ट बट यू कॉल योरसेल्फ पत्रकार, ऐसा क्यों? जर्नलिस्ट या पत्रकार मतलब एक ही है, लेकिन मैं हमेशा सबसे हट के काम करना चाहता हूँ। जहाँ पर सब लोग एक लाइन पे चल रहे हो, मैं हमेशा दूसरी लाइन पे चलता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पत्रकार के नाम से पहचाने और पत्रकार के नाम से मुझे पुकारे। और इतना अच्छा मुझे तब नहीं लगता जब कोई जर्नलिस्ट बोलता है, जब कोई मुझे पत्रकार बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशल कनेक्शन आपका इस वर्ड के साथ पत्रकार? हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं हिंदी को बड़ी प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हर चीज़ हिंदी में होनी चाहिए। हम इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पत्रकार के नाम से पहचाने और जाने और पुकारें। You are the most followed social activist and journalist. सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं हमारे सोशल मीडिया पे आपके। तो कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी जर्नलिस्ट से आपको ज़्यादा डिफरेंट बनाती है? ऐसा क्या है कि लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं? लोग मुझे फॉलो इसलिए करते हैं कि जो भी मुझे मिलता है, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं कि जो हम लोग आगे लाना चाहते हैं, जो हम बात करना चाहते हैं, वो आप बात करते हो। तो ग्राउंड पे जो मैं सड़कों की बात करता हूँ, गलियों की बात करता हूँ, छोटे छोटे इश्यूज को उठाता हूँ, वो चीज़ मुझे सबसे डिफरेंट बनाती है। और उसी वजह से बाकी लोग मुझे पसंद भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। So, जो आप ये डिसाइड करते हैं जिनका आपने इंटरव्यू, किसको आपने इंटरव्यू करना है या जिनसे आपने बातचीत करनी है, कि लाइफ जर्नी के बारे में बात करनी है। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था स्वामी ओम, आई थिंक दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इमेज। तो उनमें आपने ऐसा क्या खास देखा था कि आप
आपको वो they are not a very liking personality of our society. चलिए, But ऐसा क्यों? इस सवाल का मैं आप ही के सवाल में जवाब देता हूँ। आपने वो इंटरव्यू देखा? मैंने इसलिए देखा क्योंकि आपके जो नॉर्मल इंटरव्यूज रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ प्रेरणा देता है, कुछ लेकर, और उस इंटरव्यू में मुझे कुछ प्रेरणा नहीं मिली। इनफैक्ट जो लोग आपसे प्रेरित होते हैं वो भी दे आर लाइक स्क्रॉलिंग यू कि ये क्या है, आशीष आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट इंटरव्यू कि वो कहाँ से आपने चॉइस किया। सोशल मीडिया का मतलब है कि हम वो चीज़ सबको दिखाएं जो हर एक दूसरा कनेक्टेड हो। स्वामी ओम की जो पर्सनैलिटी है, लोग जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ चाहे उसको गालियाँ ही निकालते हैं लेकिन उसको देखते हैं। और जब बिग बॉस जैसे शो तक हो गया, जब जम्मू में वो आया तो उनका इंटरव्यू मैं इसीलिए लेने गया कि तो बिग बॉस की पर्सनैलिटी था। काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो मैंने कहा क्यों ना हम बात करते हैं कि आपको लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, फिर भी आपको मतलब आप यहाँ पर आए हैं। मेरे आपने सवाल भी सुन लेने थे, उसमें सवाल किस तरह के हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लोग देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पर। और वो आप स्वामी ओम को पर्सनालिटी कह रहे हैं, सो इज दिस द राइट वर्ड फॉर दैट पर्सन? आई विल नॉट कॉल हिम अ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का नाम देकर हम शायद उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ही डजंट डिजर्व अ पर्सनालिटी वर्ड। ऐसे अगर हम पर्सनालिटीज उनको बोलने लगे तो वो ऑलरेडी दे हैव गेन्ड द टीआरपी। यही डिफरेंस है पत्रकार में और एक आम आदमी। यस, हम लोगों ने टीआरपी उसको पहले ही दे दी। वो यही डिफरेंस है पत्रकार में और एक आम आदमी में। पत्रकार को चाहे आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी है, लेकिन ऐसे पत्रकार हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी उसका भी इंटरव्यू करना। सो बड़ी एग्रेसिव से होते हैं आप, इंटरव्यू लेते हैं, बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते आपके फेस में। तो इज दिस रियल यू और समथिंग बिहाइंड द कैमरा? क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड है। मुझे काफ़ी सारे इनफैक्ट मैसेजेस आए हैं, आपके पोस्ट भी मैंने देखे हैं, दे आर ईगरली वेटिंग टू नो अबाउट आशीष कोहली, व्हाट इज ही रियल। तो थोड़ा सा हमारे आपके फैंस को बताइए कि व्हाट इज रियल आशीष कोहली। एक्सप्रेशंस, इसके ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, काफ़ी लोग इनबॉक्स भी करते हैं कि थोड़ा हंस दिया करो, हंसते क्यों नहीं हो। तो मैं इंटरव्यूज़ में इतना खो जाता हूँ कि मैं एक्सप्रेशंस भूल जाता हूँ और पूरी तरह से इंटरव्यू में खो जाता हूँ। और उस इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैं सवाल पहले नहीं बना के जाता हूँ। मैं सवाल वहीं उसी टाइम अपने दिमाग में मैं सवाल क्रिएट करता हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी लोगों ने कई बार मेरा प्लस पॉइंट भी बताया। और असली आशीष क्या है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो असली आशीष की ज़िंदगी एक पत्रकार से नहीं शुरू हुई थी। लोग तो आज मुझे एक पत्रकार समझते हैं, लेकिन रियलिटी जब मेरी शुरुआत हुई थी तो वो एक कैमरा पर्सन से स्टार्ट हुई थी। इस टाइम भी हम एक कैमरा फ्रेम के अंदर हैं। तो जो ये कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, पहले मेरा यही काम था, एज ए कैमरा पर्सन में काम करता था और वो स्ट्रगल चलती रही। बट फिर मुझे लगा कि कैमरामैन को वो मतलब उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो रिपोर्टर को मिलती है। और कई ऐसी चीज़ें भी आई, उतार चढ़ाव भी आए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो रिस्पेक्ट लेनी है और लोगों के बीच में जाना है और लोगों के बीच में अपना नाम बनाना है। थोड़ा सा पत्रकारिता के साथ हर काम कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट की बात है, एक कैमरा पर्सन है, वो भी अपना काम कर रहा है, वो भी रिस्पेक्ट करवा रहा है। लेकिन आप अगर इसको कहेंगे कि रिस्पेक्ट पर्पस के लिए हम ये नहीं करना चाहते, वो आई दिस इज नॉट वर्थ इट। कुछ ड्रीम्स तो होंगे कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो मुझे थोड़ा आगे बढ़कर रिपोर्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ऐसा कुछ सोचकर आप आगे आए रिपोर्टिंग लाइन में? रिपोर्टिंग लाइन में आने का मेरा कोई ड्रीम नहीं था, बट कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बन गई कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और वो मैं आया और वो कुछ ऐसा ईगो क्लैश हो गया था कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए मुझे ये दिखाना था कि नहीं, कैमरा पर्सन भी एक रिपोर्टर बन सकता है। और वो मैंने बन के दिखाया और आज भगवान महादेव की कृपा से किसी मीडिया में आने के लिए आपको एक गॉडफादर की ज़रूरत रहती है। कोई आपका हाथ पकड़ के चलाता है तो आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो कोई ऐसा सपोर्टर या कोई गॉडफादर है आपका इस लाइन में, या
गॉडफादर के बिना आज कुछ पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा एक कड़वा सच है, लेकिन मीडिया के अंदर आज जितने भी यंगस्टर्स आते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, मैं उनको हर बार ये कहता हूँ कि जब तक कोई गॉडफादर नहीं होगा, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। ये कड़वा सच है मीडिया का। लेकिन हाँ, मेरी स्ट्रगल रही है, स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ी, लेकिन उसी बीच में कुछ लोगों का बड़ा साथ रहा है, जिन्होंने मेरी हेल्प की है। तो मैं गॉडफादर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे सपोर्टर्स नहीं हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे मेरी हेल्प भी की, जिसके अंदर रशपाल दसरोत्रा थे, जिसके अंदर अश्विनी कुमार है। इन सब लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की है और बड़ा गाइड करते हैं। और आज भी मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, जब कोई काफ़ी सिचुएशन कुछ इस तरह की आ जाती है जहाँ मैं मुझे किसकी गाइडेंस की जरूरत होती है। कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने एक लाइफ में और अब एक आपके वर्क एक्सपीरियंस में काफ़ी हेल्प किया हो? कुछ ऐसा टर्निंग किसी ने आपको गेटिंग, कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान को होश आते हैं ऊपर लगने के बाद कि मैं तो बस चल रहा था, मंजिल नहीं पता थी मुझे, तो कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में? एक नहीं आए, काफ़ी सारे इस तरह से आए कि एक मेरी जर्नी जम्मू से शुरू हुई थी एज ए कैमरा पर्सन। फिर जर्नी जो मेरी जर्नी है वो दिल्ली, नई दिल्ली में पहुँची। नई दिल्ली के बाद फिर चंडीगढ़ में पहुँची और चंडीगढ़ से फिर वापस जम्मू। लेकिन इसी सब बीच में जितना प्यार मुझे जम्मू ने किया और जितना कहते हैं ना कि जम्मू मुझे रास आया, उतना कोई और स्टेट नहीं आया, चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, मुझे किसी चीज़ में रास नहीं आया। ज़्यादा रास मुझे जम्मू ही आया और जम्मू ने बड़ा प्यार किया। टर्निंग पॉइंट ये आया था कि जब मैं कैमरा पर्सन था तो मेरे कुलीग के साथ थोड़ा सा कई बार हो जाता था, तो उनको ऐसा लगता था कि शायद ये कैमरा पर्सन है, जो कैमरा पर्सन ही नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कई बार मुझे पिन पॉइंट भी करना इस चीज़ के ऊपर। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इस चीज़ को पूरा करूँ और जो लोग आज कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी मेरे से प्रेरणा मिले कि ये कैमरामैन था, ये मासा काम करता था और आज ये रिपोर्टर बना। तो वो कुछ टर्निंग पॉइंट थे और मैं डिफरेंस का टैग दिया है आम जनता ने, क्या डिफरेंस है जो आपको बाकी चीज़ों से, मतलब उन्होंने आपने ऐसा क्या देखा है जो आपको ये टैग मिला है? ये टैग मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मोक्षा जी, मुझे जब कोई कहीं पर बुलाता है तो मैं वहाँ पर उसके लिए अवेलेबल हूँ। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई मोहल्ला हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। इसलिए मुझे ये एक टैग मिला है। आप ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी पत्रकार आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से कई पत्रकार सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ ही करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर या डिप्टी से नीचे बात ही नहीं करते। तो लोगों को लगता है कि ये पत्रकार सिर्फ चीफ मिनिस्टर का ही है, ये पत्रकार तो सिर्फ मंत्री लोगों का ही है या फिर MLAs का ही है। तो लोगों को भी लगता है कि आज ये लोग क्यों इनके साथ जुड़े हुए हैं, शायद अपनी कुछ प्रायोरिटीज के लिए। लेकिन मैं ग्राउंड के ऊपर काम करता हूँ और लोकल लोगों की बात करता हूँ। मैं एक गली के अंदर अगर किसी भी मोहल्ले के अंदर पानी भी ना आया हो तो मैं वो न्यूज़ भी करने जाता हूँ। हालांकि अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो वो अपने स्टेटस को देखते हुए ये छोटी छोटी न्यूज़ नहीं करेंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि एक मोहल्ले में जब पानी नहीं आया तो मेरे साथ उस मोहल्ले में 50 लोग जुड़ गए, वही मेरी एक न्यूज़ है। सो काफ़ी लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ स्टेट गवर्नमेंट तक ईजीली पहुँच जाएगी अगर आशीष हमारे साथ है। तो कितना टफ रहेगा या लोगों की उम्मीदों पे कितना टफ है आपको अपनी इमेज को मेंटेन रख पाना, और कैसे कैसे आप उस चीज़ को ओवरकम करते हैं कि मैं और से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ या और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करूँ कि मेरी ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो बनी रहे? मोक्षा जी, जब भी कोई किसी भी न्यूज़ के लिए मुझे कॉल करता है, बुलाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो न्यूज़ आशीष करके जाए उस न्यूज़ का एक इम्पैक्ट हो, और इम्पैक्ट होता भी है। अभी तक भगवान की दया से 70% 80% इम्पैक्ट हुआ भी है। लेकिन कई बार दुख भी होता है, कई बार हमारी न्यूज़ के बाद इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, फिर हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक कश्मीरी पंडित फैमिली है, उनको घर नहीं मिल पा रहा था, उनका फ्लैट नहीं मिल पा रहा था, तो पूरी फैमिली सड़क के ऊपर थी। तो मैंने 15 दिन लगातार
उनके लिए न्यूज़ करता रहा ताकि गवर्नमेंट तक पता चले। और बड़ा अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली तक वो बात पहुंची। और उसके बाद अभी उनको फ़िलहाल एक सब्स्टिट्यूट फ्लैट तो मिला है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड फ्लैट नहीं मिला है। तो मुझे कई बार दुख होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि हर न्यूज़ का इम्पैक्ट हो। हर चीज़ इतना बोल्डली आप बोल लेते हैं मीडिया में, तो काफ़ी लोग हैं जो शायद इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते होंगे। काफ़ी क्रिटिक्स हैं आपके। कश्मीर में एक पेज है जो काफ़ी ट्रोल करता है, आप बहुत गलत लिखते हैं आपके बारे में। क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि समझ रहे हैं आप उस बात को कि मैं जो कश्मीर का पेज है ना, मैं उसका नाम लेकर उसको TRP भी देने वाला हूँ। Exactly. तो जो वो कश्मीर का पेज है उसके लिए मेरा ऑल द बेस्ट, वो इसी तरह से लगा रहे। और शायद उस पेज के एडमिन को ऐसा लगता है कि ट्रॉल करने से आशीष कोहली रुक जाएगा, तो वो गलत सोचता है। आशीष कोहली रुकेगा नहीं, क्योंकि आशीष कोहली सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए काम नहीं करता। आशीष कोहली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए काम करता है। वो पेज लगातार ट्रॉल करता है, मुझे अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब से वो मुझे ट्रॉल करना शुरू हुआ उसके पेज की फॉलोइंग बढ़ गई है। और जो मेरी इमेजेस उन्होंने ट्रॉल की हैं उसके शेयर्स भी अच्छे आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कश्मीर को कई बार ऐसा लगता है कि मेरा बोलना उनको डाइजेस्ट नहीं होता। वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता मोक्षा जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज से पहले जितने भी पत्रकार जम्मू के अंदर रहे हैं उन सब में अगर यंग पत्रकारों की बात करें तो मेरा नाम आज कश्मीर का एक बच्चा जानता है। बाकी पत्रकारों के नाम नहीं जानते। उसके लिए वो गलती उन लोगों की है कि शायद वो जम्मू की आवाज़ उठा नहीं पाते। आज जम्मू की आवाज़ मैं उठाता हूँ तो वो चीज़ कश्मीर को डाइजेस्ट नहीं होती। तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। बट मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए काम करता हूँ और वो काम करता भी रहूँगा। कुछ लोग ट्रॉल करते हैं तो उनके लिए वो अपना काम करते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। बाकी क्रिटिसाइज़ मुझे करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं दैट मीन्स मुझे सोचते हैं। बिल्कुल, आपकी जो इनको जैसे वो ट्रोल करते हैं और उसकी तरफ आपका जो नज़रिया है ना, वो देख के शायद उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप जो वो दिखाना चाहते हैं या वो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उसका असर आप पे होता नहीं है। तो शायद TRP किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है जिस तरीके से वो चाहते थे। पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, एक्टिविस्ट भी हैं। कुछ पॉलिटिक्स के कुछ प्लान हैं आपके इन फ्यूचर? मेरी फॉलोइंग देख के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुझे रोज़ ही ऑफर करती रहती हैं, आप यहाँ आ जाएँ, वहाँ आ जाएँ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई हेट पॉलिटिक्स। बट पॉलिटिक्स को मैं बड़ा गहराई के साथ समझता हूँ और पॉलिटिक्स को गहराई के साथ स्टडी करने के साथ साथ उसको अपने इंटरव्यूज में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा और ना मैं जाना चाहूँगा। आपके अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स क्या है? डर्टी गेम है, बट स्टिल एवरीबडी वांट्स टू जॉइन दैट। मौका कोई नहीं खोना चाहता। वो इसलिए क्योंकि देखिए मोक्षा जी, अगर हम ये बोलेंगे कि उस नेता ने कुछ नहीं किया, इस नेता ने कुछ नहीं किया, तो उससे किसी चीज़ का हल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस नेता ने कुछ नहीं किया और आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हैं तो आपको जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में जाके ही उस चीज़ का हल कर सकते हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट बन के भी पॉलिटिक्स को जिस तरह से चलाना चाहें आप चला सकते हैं। किसी पार्टी की तो ज़रूरत पड़ती है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए या अपनी राय रखने के लिए आपको किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए। आपके फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता ऑपोजिशन में थोड़ा सा इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है? बीइंग अ रिपोर्टर यू कैन नॉट बी बाइस्ड। बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, ये आपने कहा है, मैं नहीं ये मैं कह रही हूँ क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग होती है उसमें एक दरअसल इम्प्रेशन आता है। मोक्षा जी, इस सवाल का मैं जवाब देना भी चाहता था क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं और मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ। आपको जवाब दे रहा हूँ इस बात का। ये जवाब सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए। एग्जैक्टली, हमने इसलिए पूछा है क्योंकि आंसर चाहते हैं। आज जो आज का जो फेज है ना, आज की जो जनरेशन है, इसमें पता क्या बात है मोक्षा जी,
आपका द लाइनस क्लब है, अगर मैं आपके लाइनस क्लब के लिए अच्छा पोस्ट करूँगा ना, तो लाइक आपको अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन अगर एक भी मैंने एंटी पोस्ट या एक भी कुछ ऐसा सच कह दिया जो आपको नहीं पसंद है, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ये रियलिटी है, आप मान रहे हैं। किसी चीज़ में अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ भी लिखते हैं कि उसने अच्छा किया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सपोर्ट है। कई ऐसे पोस्ट भी हैं मेरे जहाँ पर मैंने कांग्रेस को भी प्रेस किया है कि कांग्रेस ने ये चीज़ अच्छी की। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आज जब मैं बीजेपी के किसी लीडर का इंटरव्यू करता हूँ तो लोग नीचे मैसेज करते हैं ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का सपोर्टर है। जब मैं कांग्रेस के लीडर का इंटरव्यू करता हूँ तो वो बोलते हैं ये कांग्रेस का सपोर्टर है। जब मैं किसी पीडीपी वाले का करता हूँ तो बोलते हैं आशीष जी आपको यही मिले थे, आपने पीडीपी ज्वाइन कर लिया। जब मैं किसी एनसी वाले का करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको बस अब यही पार्टी बची थी। तब आप मुझे बताइए कि मैं किसको सपोर्ट। इंटरव्यू इज अ डिफरेंट थिंग। अपने ओपिनियंस, अपनी राय, वो आपकी दैट इज वेरी मच टुवर्ड्स वन पार्टी। हमने वो काफ़ी जगह नोटिस किया है, दैट इज जस्ट टुवर्ड्स वन पार्टी। तो ऑपोजिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको उसके लिए कुछ क्रिटिसाइज भी होता है कभी? वो ऑपोजिशन की प्रॉब्लम है। मेरे मुताबिक मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अब वो ऑपोजिशन की प्रॉब्लम है जिसको ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, उसकी बात है। मैं हाँ, मेरे फेसबुक पोस्ट में आपको एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपडेट्स मिलते होंगे कि उन्होंने काशी में माथा टेका, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो महादेव जी का भक्त हूँ। अगर महादेव के आगे अगर राहुल गांधी भी माथा टेकेंगे तो मैं वो भी शेयर करेंगे। नहीं, मैंने राहुल गांधी की कोई पोस्ट नहीं देखी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आपने कभी गरीबों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कभी फार्मर्स के साथ बैठ के उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं आपको उस तरफ। मैं वेट कर रहा हूँ कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं तब सब उनकी पोस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज ऑन द स्ट्रगलिंग फेस और मुझे लगता है आपको स्ट्रगलर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनको जो तो एक ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, उनको और ऊंचाई की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी चीज़ जो स्ट्रगलिंग है आप उनको मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहेगा तो मैं तो उनको बड़ा सपोर्ट करता हूँ। और कई बार ऐसी चीज़ भी मैं सामने देखता हूँ कि एयर स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगे जाते हैं। क्या आप एयरफोर्स से सबूत मांगेंगे? नहीं, आप एयर स्ट्राइक को इंडियन आर्मी से सबूत मांगेंगे? तो बात ये नहीं है कि सिर्फ मैं खाली नरेंद्र मोदी जी को उनकी पोस्ट शेयर करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी अच्छी लगती है प्राइम मिनिस्टर की, कि वो एक ग्राउंड से चाय की दुकान चलाते थे, चाय का काम करते थे। नहीं, वो चाय का काम नहीं करते। ये आपको पता है? वो चाय का काम नहीं करते थे। वो जिस शॉप में बैठते थे वो उनके दोस्त की थी। कभी दोस्त के साथ अगर आप इधर कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं तो वो चाय की कॉफ़ी शॉप आपकी नहीं होगी। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो ताल्लुक नहीं रखते थे कि उनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर हो जो उनको वहाँ तक पहुँचाए। आरएसएस के तो कार्यकर्ता रह चुके हैं। वो आरएसएस के कार्यकर्ता हो या ना हो, हाँ, वो सेकेंडरी। आरएसएस जो है वो बीजेपी लेकिन के जिस साथ तरह से ग्राउंड लेवल से वो उठे, हाँ, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे फेसबुक पोस्ट, पता नहीं शायद आपने 10-15 दिन के देखे हैं, मेरा एक फेसबुक पोस्ट था जब प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर का है, जब 21 जून 2018 वो तो इतना वायरल हुआ कि सबने देखा था। 21 जून 2018 एक फेसबुक पोस्ट था मेरा, मेरे को आज भी याद है, जब नरेंद्र मोदी जी के गले मिले थे राहुल गांधी, जब उन्हें आम आदमी गले मिलने से पहले उन्होंने एक स्पीच दी थी। वो स्पीच मैंने शेयर की थी क्योंकि मुझे अब तक की राहुल गांधी की सबसे मैच्योर स्पीच लगी थी। और एज ए इंडियन मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब राहुल गांधी जी उस श्रेणी में आ रहे हैं कि हम उनको एक अच्छा नेता अपने देश का कह सकते हैं। वो मैंने स्पीच शेयर की, मुझे अच्छी लगी। हाँ, जो मेरे को अच्छा लगता है शेयर करना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट। हाँ, मुझे उसकी राहुल गांधी जी की, मैं किसी पार्टी को रिलेट नहीं करती। मैं तो अपने आप को वही देखती हूँ कि जहाँ कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था जब एक पुलवामा अटैक हुआ था कि सारे पॉलिटिकल इश्यूज हम साइड रखकर हम आज इंडिया के साथ हैं। वो पोस्ट आपने क्यों नहीं शेयर किया? इतनी बड़ी पोस्ट वो कैसे नहीं, वो इतनी बड़ी
हुआ पता है क्या? इतनी बड़ी बात वो कैसे रहे? हुआ पता है क्या, जब पुलवामा अटैक हुआ तो इतनी दुखद ये घटना थी और हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए, हमारे CRPF के जवान 40 से ज़्यादा शहीद हो गए। तो पुलवामा का सिर्फ इफेक्ट जो है जम्मू के साथ भी, जम्मू को भी पड़ता है। तो मैं बिजी रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो शायद नहीं कर पाता। शहीदों के काफ़ी सारे पोस्ट मैंने शेयर किए। नहीं, वो उस टाइम वो ऐसा इंसिडेंट था जिसमें हम शायद वो रिलेट कर सकते थे कि वो देश का इशू नहीं है, देश का इशू नहीं है, वो अपने घर का ऐसा फील हो रहा था। तो एक आपका भी मैंने रिसेंटली पोस्ट जो हमारी अभी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस हमारी JNK की ये चल रही है, 35A अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पे कुछ सुनवाई हुई है। वुमेन्स डे आज है, आज का आपका पोस्ट 35A पर ही था, तो उसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे? आज स्पेशल उसी को क्यों रिलेट किया आपने 35? मैंने स्पेशल इस चीज़ को इसलिए रिलेट किया क्योंकि आज इंटरनेशनल वीमेन डे है। मैंने इंटरनेशनल वीमेन डे की आज सिर्फ एक ही स्टोरी, वो आर्टिकल 35A से रिलेटेड की। कारण ये था क्योंकि आज सभी पूरे संसार में लोग महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमको किस तरह से मनाएं। आप भी एक महिला हैं, अगर हमारे जम्मू कश्मीर की किसी भी महिला की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती है तो ये जो आर्टिकल 35A है ये सारे राइट्स जो है उस महिला के दे देता है और उनको और उनके बच्चों को कोई किसी तरह का राइट नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी बाहर की स्टेट की महिला की शादी होकर वो जम्मू कश्मीर में आती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनको सारे राइट्स में दिए जाते हैं। तो ये एक जेंडर बायस्ड आर्टिकल है जिससे मैं ये समझता हूँ कि हमारी महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाते हैं। आज इक्वालिटी की बात होती है, आज मेल्स को सब अधिकार इंजॉय कर सकते हैं, तो क्यों एक फीमेल के अधिकार छीन लिए जाते हैं? इसलिए इंटरनेशनल वीमेन डे का आज मैंने ट्वीट भी किया था कि मैं तब तक एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता या फिर इसके लिए किसी को कंग्रेचुलेट कर सकता हूँ जब तक हमारी महिलाओं को, हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते इस आर्टिकल में। ये तो जम्मू कश्मीर का इशू तो है, ये इंडिया का इशू है, आप इसको क्या JNK का इशू लेकर चलते हैं? इंडिया का इशू होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा विक्टिम हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है, जो 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर जहाँ पर एक प्रॉपर्टी राइट का इशू है ही, लेकिन उससे बड़ा जो इशू है वो है आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A में हमारी महिलाओं के अधिकार ले लिए जाते हैं। शायद आपने भी पढ़ा होगा, अगर किसी भी महिला की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी तो उसका उनके अधिकार ले लिए जाएंगे कि उनके किसी भी तरह के प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि एक मेल मुझे ही ले लिया, पंजाब में किसी भी महिला के साथ शादी करता हूँ और वो यहाँ पर आते हैं तो उनके पूरे अधिकार हैं, लेकिन अगर मेरी बहन की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती है तो वो अधिकार क्यों नहीं? ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने इंटरनेशनल वीमेन डे को रिलेट करते हुए हमारे PM जो है वो औरतों के विकास के लिए, औरतों के हित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने किया भी है। ऐसे उनके पास आज राइट्स हैं औरतों के पास जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। बट 35A इज मेनली फॉर वुमेन ऑफ JNK। जो ये आर्टिकल जो हम लोगों पे इम्पैक्ट है, जो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है वो वुमेन पे है। लेकिन अगर हमारी औरतें ही JNK की इकट्ठी होकर ये एक नोटिस ही अगर JNK PM के नज़र में रखे, क्योंकि PM तो खुद चाहते हैं कि 35A शुड बी डिमोलिश्ड, लेकिन अगर हमारी औरतें ही इकट्ठी होकर एक बार ये मैसेज उन तक पहुँचाएंगी तो ही विल वर्क इवन मोर। हमारी JNK की लेडीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इसको डिमोलिश? जी, इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आज हमारी महिलाएं जो हैं इतनी अवेयर हो चुकी हैं, जिनमें से एक बच्ची है 12th स्टैंडर्ड की है और वो वाल्मीकि समाज की बच्ची है, BSF में जॉब करना चाहती थी। BSF में अप्लाई भी किया, मैंने स्पेशल स्टोरी की थी। BSF में अप्लाई किया, उनका जो फर्स्ट राउंड हो जाता है और सेकेंड राउंड भी उनका पूरा हो गया, जो थर्ड राउंड आता है डॉक्यूमेंटेशन का।
जब वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उनकी हुई, डॉक्यूमेंट चेक हुए, तो वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट मांगा जो उनके पास नहीं था, और उसके बाद उस बच्ची को उस BSF की रिक्रूटमेंट रहने से बाहर कर दिया। क्या कसूर है इस बच्ची का? अब ये बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है आर्टिकल 35A को हटाने। तो आज जो हमारी महिलाएं हैं वो इतनी अवेयर हो चुकी हैं कि उनको पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और काफ़ी सारे पिटिशनर्स हमारी महिलाएं हैं आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को अबॉलिश करवाने के लिए। और मेरा एक छोटा सा संदेश इंटरनेशनल वीमेन डे पे सभी महिलाओं को है कि अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए, और उसके लिए आज सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। आप ट्विटर में हैशटैग कैंपेन चला सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को PMO ऑफिस में मेल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ओपन लेटर लिख सकते हैं, और किसी भी तरह की आप पेटिशन, ऑनलाइन पेटिशन मूव कर सकते हैं, जो काफ़ी आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारी सब महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वीमेन डे तो तभी हम मना पाएंगे जब हमारी सभी महिलाओं को इक्वली देखा जाए। जम्मू कश्मीर को अगर स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो स्पेशल स्टेटस किस चीज़ का? क्या इसलिए कि वो महिलाओं को उस चीज़ से बाहर रखा जाए? क्या स्पेशल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी विमेंस को उस चीज़ के अंदर ना किया जाए? काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये 35A एंड 370। आपने मेरी लाइफ के ऊपर आज इंटरव्यू करना था, आप तो कहाँ राहुल गांधी मनमोहन नहीं, आपकी लाइफ के बारे, आप नरेंद्र मोदी आर्टिकल 35 के जो सराउंडिंग्स ये सब तो लोग जानते हैं, इसी चीज को तो लेकर ट्रोल करते हैं। नहीं, और आज आप फिर से ट्रोल नहीं करवा रहे। ये सब सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज का आंसर नहीं मिलता है ना। काफी लोग अच्छा है, इन्हीं चीजों पे ही लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मेरी लाइफ में कोई ट्रोल नहीं करेगा, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ठीक है। नहीं, लाइफ को हम ट्रोल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 19 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका इस मीडिया में, तो अभी भी इसी में कंटिन्यू करेंगे या कुछ और फर्दर प्लान्स हैं आपके? एक बार मैंने एक पोस्ट किया था, उसके बाद मुझे मेरी गालियाँ बड़ी गड़बड़ से। वो पोस्ट ये था कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस मेरी जो है मीडिया के साथ ही खत्म हुई। और जब मैं कैमरा मैन था तब मैं ये बोलता था कि लास्ट शूट करते हुए मेरी जो है सांसें निकलनी चाहिए। आज पत्रकार हूँ, तो उसके बाद मैंने ये पोस्ट किया कि लास्ट जब मेरी रिपोर्टिंग चल रही हो तो उसी के साथ मेरी सांस निकल रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपका जवाब मिल गया। काफ़ी घर वालों ने डांटा था इस बात को, फिर मैंने उसको हाइड कर दिया। ठीक है, आज आपसे काफ़ी क्वेश्चन आप जो पोस्ट करते हैं, वो सिर्फ पोस्ट करते हैं, उनके जवाब आज आपसे बातचीत करके यहाँ पे हमें मिल गए। अब थोड़ा सा आपने कहा कि हम आपको पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, और उस बारे में आपने मुझे बुलाया इसीलिए कुछ बात नहीं की, वो तो हम बिल्कुल उस बात पे भी आएंगे। तो हमारा एक राउंड होता है गन शॉट राउंड, जिसमें सिर्फ हम आपसे, ये तो रहा पत्रकार एक साइड पर, अब जो आशीष कोहली है एक लड़का, उसके भी अब वो पत्रकार को एक साइड पे छोड़ के एक लड़के की फीलिंग लेके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, तो शादी क्यों नहीं की अभी तक? लड़की ने मिली नहीं है, को पसंद नहीं है? वन लाइनर होगा नहीं, जो मर्जी मिली नहीं है, पसंद नहीं आई। एक पसंद थी, उसकी शादी कहीं और हो गई, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि घर वाले लगे उसके साथ शादी हो। कोई ऐसी लड़की सोसाइटी में जो फैन आपकी हो काफ़ी ज़्यादा, उस पर क्रश हो कभी? उन्हीं को मेरे को कोई खास क्रश नाम नहीं? बिल्कुल, ठीक है। मैं अपने फैंस को मिलता ही नहीं। मैसेजेस तो काफ़ी आते होंगे? मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करता हूँ, और सबको एक लास्ट रिप्लाई होता है। मेरे लाइक कोई भी आपको लगे जहाँ पर कोई भी चीज़ एड्रेस नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं उस चीज़ को जरूर एड्रेस करूँगा। ठीक है, उसके अलावा कोई रिप्लाई नहीं? डांसिंग पसंद है कि सिंगिंग? डांसिंग, शादी करूँगी, अभी आप बोलेंगे तो मैं करूँगा। नहीं, किस तरीके से? वो एक हमारा डेयर आता है, वो हमें करके दिखाना पड़ेगा, आपको जो भी है। किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं? पंजाबी। अगर रिपोर्टर नहीं होते तो क्या होता? एयरफोर्स ऑफिसर। एक बार अप्लाई भी किया था, बट वहाँ से मेरी इतनी ईगो हर्ट हो गई कि मेरा रिटर्न नहीं क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। रिपोर्टर बनना मुझे अच्छी लगती थी यूनिफॉर्म, ब्लू कलर की यूनिफॉर्म एयरफोर्स ऑफिसर से। रिपोर्टर बनना एम थी कि मजबूरी? कैमरामैन बनना मजबूरी थी, रिपोर्टर तो मैं खुद बना हूँ अपनी
स्ट्रगल के साथ। आज से 15 साल के बाद आशीष कोहली को कहाँ देखते हैं? 15 साल के बाद आपके साथ फिर से इंटरव्यू में आएंगे और एज ए रिपोर्टर। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई विचार नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो 15 साल के लिए हम लोग सब वेट करेंगे। होपफुली आपको ऐसे ऐसा ही लगता है कि 17 मैं कैफे। पॉलिटिक्स में जाऊँगा? मेरे बड़े सारे फैंस को लगता है। मैं अपना ओपिनियन नहीं देती, एक बार मिलने से कोई पता नहीं लगता कौन क्या ज्वाइन करेगा। ऑफकोर्स मुझे अगर कभी ऑफर आएगा तो डेफिनेटली ज्वाइन, बट क्या पता मेरे मुंह पे है कि नहीं भी ज्वाइन करूँ। मैं पक्का इंटरव्यू करूँगा। तो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आशीष कोहली के बारे में पर्सनली भी जानकर और उनके प्रोफेशन को लेकर सब कुछ जानकर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जो आज क्लियर हुए हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आशीष जी फर्स्ट टाइम हमारे साथ किसी फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आए हैं। सो थैंक यू आशीष जी, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। वैसे आज वैसे इंटरनेशनल वीमेन डे है, मुझे कुछ देना चाहिए था मोक्षा जी को, लेकिन वी बिलीव इन इक्वालिटी। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको पक्का उस दिन गिफ्ट दूंगा जब आर्टिकल 35A में महिलाओं के जो राइट्स हैं उनको पूरे मिलेंगे, तो पक्का मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट जरूर होगा आपके। वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा। मैं ये सच बात है कि मैं किसी के साथ इंटरव्यू में नहीं जाता हूँ। आज मैं इंटरव्यू में आया हूँ और ये हमारा जो इंटरव्यू है ये फुली डेडिकेटेड है हमारी आर्म फोर्सेस को। मैं सैल्यूट करूँगा अपने आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जो हमें हमेशा सेफ रखती है। सेफ गार्ड हमारा एज ए गार्ड काम करती है और हम लोग आज सेफ हैं। मोक्षा जी सेफ हैं, जितने भी लोग हिंदुस्तान के सेफ हैं सब उनकी वजह से हैं। उनके ऊपर सवाल कम उठाएं, उनकी बहादुरी के ज़्यादा हम लोग बखान करें तो अच्छा है। जय हिंद। Thank you so much for watching us.